गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ शिक्षण अवलोकन और पोर्टफोलियो। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था सहकर्मी अवलोकन और स्वयं अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन प्रोसेस हमारी चल रही कि ऑब्जर्वेशन क्यों आवश्यक है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होती है। हमारे लिए अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं मुझे ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, ये उसकी गलत मानसिकता है, गलत धारणा है। आपके लिए किया गया ऑब्जर्वेशन आपके ही काम आने वाला है कि हर व्यक्ति को सुधार की आवश्यकता होती है और हर व्यक्ति के जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि उसमें निरंतर सुधार हो सके। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है हर बार हम अपने लिए सोच सकें, हम अपने आप को बेटर बना सकें। उसमें आप ये ज़रूर है कि उसमें आप किसी सहकर्मी का सहयोग ले सकते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए, अपना पर्यवेक्षण करने के लिए, अपना निरीक्षण करने के लिए, आपकी अपनी गलतियों को निकालने के लिए। ये आपका पॉजिटिव व्यू रहता है। और एक दूसरी बात होती है स्वयं अवलोकन की कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आप में ये तकनीक है, आप में ये खूबी है, एक विशेषता है कि आप अपना स्वयं का मूल्यांकन अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। अगर ऐसी विचारधारा है तो आप ये भी जानते होंगे कि कौन सी कमियां हमारे अंदर, कौन से गुण होने चाहिए और कौन से अवगुण हमारे अंदर हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ऐसा व्यू रखते हैं तो आप अपने आप में परिवर्तन अवश्य करना चाहेंगे। यदि परिवर्तन करते हो तो ऑब्जर्वेशन तकनीक काम आती है और यदि परिवर्तन नहीं करते हो तो ऑब्जर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बात आती है अब हमारे शिक्षक अवलोकन की। देखिए, शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है क्योंकि शिक्षा एक समाज से जुड़ी हुई प्रोसेस है। समाज के लिए ही संस्था काम करती है। विद्यालय में पढ़कर ही एक व्यक्ति एक देश का निर्माण कर सकता है, देश को संचालित करता है। देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सारी चीज़ें एक विद्यालय से ही शुरू हो जाती हैं। और विद्यालय में सबसे मेन भूमिका होती है शिक्षक की, टीचर की। एक टीचर के रूप में आप कितने अच्छे हो, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि बालक के मन मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा प्रभाव एक शिक्षक का ही पड़ता है। तो शिक्षक का अवलोकन कैसे किया जाना चाहिए? प्रसिद्ध विद्वान H.G. वेल्स ने उसके कार्य को, महत्व को, उसे राष्ट्र का निर्माता कहा गया। शिक्षक को H.G. वेल्स ने क्या कहा है? राष्ट्र का निर्माता। किसको? शिक्षक को। एक राष्ट्र का निर्माता शिक्षक है। शिक्षक सब कुछ शिक्षक बनाता है। एक डॉक्टर शिक्षक बना सकता है, एक इंजीनियर शिक्षक बनाता है। लेकिन अब जब सारे भूमिका एक राष्ट्र का निर्माण के रूप में उसे देख लिया है तो शिक्षक का दायित्व और भी बढ़ जाता है, शिक्षक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। शिक्षक के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। संपूर्ण शिक्षा पद्धति का निर्देशन और संचालन, संपूर्ण शिक्षा पद्धति का निर्देशन और संचालन कौन करता है? संपूर्ण शिक्षा पद्धति का निर्देशन और संचालन एक शिक्षक ही करता है और एक शिक्षक ही छात्र के भविष्य का निर्माण करता है। शिक्षक के द्वारा बताए गए मार्ग पर ही छात्र अपने कदम बढ़ाता है। वह अगर उसे सही गाइडलाइन मिल जाती है छात्र को तो छात्र का भविष्य कभी भी खराब नहीं हो सकता। यदि उसे गलत गाइडलाइन मिलती है तो वह अब गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। पूरी शिक्षा पद्धति का निर्देशन और संचालन एक शिक्षक ही करता है जो कि अंत में राष्ट्र के बहुमुखी विकास को प्रभावित करती है। ये शिक्षा पद्धति का संचालन और निर्देशन एक शिक्षक के द्वारा करता है जो कि राष्ट्र के बहुमुखी विकास को प्रभावित करती है। शिक्षा पद्धति राष्ट्र को बनाती है और राष्ट्र के चारों तरफ ये विकास का निर्माण शिक्षक के द्वारा ही होता है। ये शिक्षा पद्धति ही उसे प्रभावित करती है।
आगे है कि अध्यापक ही क्यों करती है ये सारे राष्ट्र का निर्माता कहा गया है। राष्ट्र के बहुमुखी विकास का दायित्व हमारे शिक्षक पर ही है। पूरी शिक्षा पद्धति का निर्देशन और संचालन शिक्षक ही करता है। क्योंकि देश समाज किससे बनता है? परिवारों से। परिवार में कौन रहते हैं? सदस्य। और सदस्य कहाँ आते हैं? विद्यालय में। का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ बनाया जाता है? विद्यालयों में। और विद्यालय में छात्र की आदतों, रुचियों, इनसे परिचित कौन होता है? एक शिक्षक। छात्र की रुचियों, आदतों, उसके व्यवहार, इन सब से पूरी तरह से क्या होता है? परिचित होता है एक शिक्षक। एक शिक्षक को ये पता रहता है कि कक्षा में उसके पास जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनकी सबकी उम्मीदें एक शिक्षक से हैं। उसे ये पता रहता है कि कौन सा विद्यार्थी सही रास्ते पर जा रहा है, किसको उचित गाइडलाइन की ज़रूरत है, किसको किस तकनीक के द्वारा सुधारा जा सकता है, किसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। उसकी अंदर की प्रतिभाओं को निखारने का जो कौन निखारता है? एक शिक्षक के द्वारा ही एक बालक के अंदर की प्रतिभाओं को बाहर निकाला जाता है। उसे प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है चरित्र आदि को बनाने, बालक के चरित्र निर्माण में, बालक के व्यवहार के परिवर्तन में एक शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक ही उसके विषय में निष्पक्ष रूप से निष्पक्ष भावना रखते हुए उसको आगे बढ़ा सकता है। अध्यापक का कार्य, अतः अध्यापक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसके कार्य का अवलोकन अब जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक राष्ट्र की जिम्मेदारी एक शिक्षक पर है, तो अब बात आती है कि एक शिक्षक के मूल्यांकन की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। जब हम कहते हैं कि जैसे कोई कार है, उसके जब पूरी बॉडी की पूरी की जिम्मेदारी उसको कार में बैठने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारी एक जो उस इंजन पर है, तो उसका बारीकी से क्या कर लेना चाहिए? अवलोकन कर लेना चाहिए कि वास्तव में ये कैसे चल सकती है, इसमें किस चीज़ की आवश्यकता है, इसका मेंटेनेंस क्या है। उसी तरह एक शिक्षक के व्यवहार को अवलोकित करने की पूरी तरह से आवश्यकता होती है, क्योंकि इतने एक व्यक्ति का नहीं, लाखों करोड़ों बालकों का भविष्य एक शिक्षक के हाथ में होता है। बालक को मैंने कहा कि शिक्षक को एक आइडियल के रूप में मानते हैं। जैसा वे करते हैं, शिक्षक करते हैं, वैसा ही बालक अनुसरण करने लगते हैं। तो एक सबसे पहली बात तो ये होती है कि शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अपने आप में प्रभावशाली होना चाहिए। शिक्षक को ऐसे गलत व्यवहार की, शिक्षक से ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती जिससे कि छात्र को गलत गाइडलाइन प्राप्त हो। जब एक अध्यापक का अवलोकन किया जाता है तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है? सुन लीजिए आप। कौन कौन सी बातों को हम शिक्षक के अवलोकन में रख सकते हैं कि हमें वास्तव में शिक्षक में क्या देखना जरूरी होती है? पहला तो होता है हमारा शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार, मैंने कहा कि एक शिक्षक एक छात्र के लिए मॉडल होता है, आइडियल होता है। अगर उसका व्यवहार प्रभावशाली नहीं है, उसका व्यवहार सहयोगात्मक नहीं है, उसका व्यवहार छात्रों के साथ मित्रवत नहीं है, एक शिक्षक को छात्रों के रंग में रंगना होता है। छात्रों के चहुमुखी विकास के लिए उसे अपने आप को, छात्रों को समर्पित करना होता है। तो छात्रों पर अंकुश भी उसी शिक्षक का हो सकता है, उसी टीचर का हो सकता है जिसका व्यवहार उनके साथ कैसा है? सिंपैथीफुल है, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार छात्रों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, छात्रों के साथ आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। तो ये इस आधार पर हम शिक्षक का अवलोकन कर सकते हैं। दूसरा है अध्यापक का व्यक्तित्व। अध्यापक का व्यक्तित्व। अब देखिए, अध्यापक का व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व कैसा है,
मैंने कहा कि आप अगर एक शिक्षक के लिए आवश्यक है उचित गणवेश, वेशभूषा, उचित रूप से आपका बोलना, आप में व्यक्तियोचित मानवीयोचित सारे गुणों का समावेश होना, तो अध्यापक का व्यक्तित्व छात्रों पर प्रभाव डालता है। शिक्षक अवलोकन में हम इस बिंदु को महत्व देते हैं कि एक शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, कैसा है। उस रूप में एक शिक्षक के व्यक्तित्व के रूप में वह शिक्षक अपने बिंदुओं पर, निम्न बिंदुओं पर खड़ा उतरता है या नहीं। कक्षा में अनुशासन कैसा है। कक्षा में अनुशासन उस शिक्षक का कैसा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र हो चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी उसकी बात मानता है जिससे आपको कोई उपयोग, कोई फ़ायदा मिल रहा हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही हो, कोई लाभ आपको मिल रहा हो। मैंने कहा शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वर्तमान शिक्षा पद्धति में छात्र केंद्रित हो गई है, तो छात्र सर्वे सर्वा होता है। छात्र, हर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, अगर वो बुक अच्छे राइटर की है, क्यों पढ़नी चाहिए भाई, मैं क्यों पढूं, क्या इससे आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर मैंने ऐसे बोला है तो वो आपकी बताई हुई बुक को ज़रूर पढ़ेगा, तो पढ़ेगा और आपकी बात को अनुशासन में होकर सुनेगा। कक्षा में आप इतने सारे बालकों के बीच अपनी शिक्षण कराते हो, तो ये बात है कि कक्षा में सारे बालक आपकी बात किस सीमा तक ग्रहण करते हैं। एक तो होता है कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि छात्र मोहित हो जाते हैं। मोहित का मतलब है आप उनको लगता है कि वास्तव में हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, शिक्षक से, ये टीचर से हमें कुछ मिल रहा है, तो वह अपने आप ही अनुशासित हो जाएंगे। और एक है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार नहीं हो, आप अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार नहीं हो, आप छात्रों को देने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो, टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हो, तो छात्र आपसे कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे और आपकी कक्षा कैसी नहीं रहेगी, अनुशासित नहीं रहेगी। तो एक शिक्षक के व्यवहार के रूप में हम उसके कक्षा अनुशासन को देख सकते हैं। कक्षा में शिक्षा अधिगम प्रक्रिया। कक्षा में शिक्षा अधिगम प्रक्रिया। आपका कक्षा के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, आपका छात्रों के साथ कैसा व्यवहार है, आप कक्षा में छात्रों से किस प्रकार की अंतःक्रिया रखते हो, कक्षा में छात्र आपके साथ कितना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहयोग करते हैं, आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी है। इस बिंदु के अकॉर्डिंग हम शिक्षक का अवलोकन कर सकते हैं। अध्यापक की शिक्षण शैली। अगला है अध्यापक की शिक्षण शैली। अध्यापक की शिक्षण शैली में आपके द्वारा जो शिक्षण तकनीकें काम में ली गई हैं, आपके द्वारा जो शिक्षण पद्धतियाँ अपनाई गई हैं, आपकी जो शिक्षण शैली है वह छात्रों पर कितना प्रभाव छोड़ती है, इस विषय में, इस बिंदु के अनुसार भी हम शिक्षक का अवलोकन आसानी से कर सकते हैं। अगला है अध्यापक का विषय पर अधिकार। अध्यापक का विषय पर अधिकार। देखिए, एक शिक्षक छात्र को तभी दे पाएगा जब वह उसका अपनी विषय पर पूरा अधिकार होगा। पूरा अधिकार का मतलब है आपने उसमें सूक्ष्म अध्ययन किया होगा, गहन अध्ययन किया होगा, आपने उसे पढ़ाने में मेहनत की होगी। अगर आपका लक्ष्य केवल पैसा कमाना है तो आप उस विषय पर मेहनत नहीं करोगे, आप अपने पैसे पर मेहनत करोगे। और जब आप मेहनत करते हो उस विषय पर
तो आपके शिक्षण में ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, निखार आ जाता है, प्रभावी हो जाता है। आप छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत भी कर सकते हो, छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास कर सकते हो, उनकी समस्याओं को समझ सकते हो, उसे और अधिक देने का प्रयास कर सकते हो। तो इस विषय में हम शिक्षक का अवलोकन कर सकते हैं कि शिक्षक का अपने विषय पर कितना अधिकार है। अध्यापक द्वारा पाठ्य वस्तु की व्याख्या करना। अध्यापक द्वारा पाठ्य वस्तु की व्याख्या करना। आप अपने विषय को किस प्रकार से विश्लेषित कर सकते हैं, किस प्रकार से आप छात्रों तक अपने विचारधारा पहुंचाते हैं। अध्यापक की कक्षा प्रबंध में दक्षता। अध्यापक की कक्षा प्रबंध में दक्षता। देखिए, अध्यापक की कक्षा प्रबंध में दक्षता। कक्षा में आपने एक बात होती है कि आपका व्यू ऐसा है कि इंटेलिजेंट बच्चे आगे होने चाहिए, जो डफर है वह पीछे होने चाहिए। आपका दृष्टिकोण ऐसा है कि नहीं, मुझे इंटेलिजेंट की आवश्यकता नहीं है, मुझे जो पुअर बच्चे हैं, जो डल बच्चे हैं, जिनको वास्तव में ज्ञान की आवश्यकता है, उनको ज्ञानी बनाना है, उनको शिक्षा प्रदान करनी है। आपका कक्षा प्रबंध कैसा है, इस आधार पर भी हम शिक्षक का क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। अब देखिए, ये चीज़ें हैं कि शिक्षक का अवलोकन क्यों करना चाहिए। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एक शिक्षक के अवलोकन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। छात्रों का, देश का, समाज का पूरा फ्यूचर, पूरा भविष्य एक शिक्षक के हाथ में होता है। छात्रों में उचित परिवर्तन लाने में शिक्षक का पूर्ण सहयोग होता है, छात्रों को उचित दिशा प्रदान करने में शिक्षक का पूर्ण सहयोग होता है। तो इस प्रकार वही व्यक्ति इस प्रकार की जिम्मेदारी उठा सकता है, जिनका निम्न बिंदुओं के आधार पर हम अवलोकन कर सकें कि वास्तव में हमें एक शिक्षक में कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन करना चाहिए। तो ये मैंने बताया कि ये इन आधार पर हम एक शिक्षक का अवलोकन कर सकते हैं। शिक्षक का व्यवहार कैसा है, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, उसका कक्षा में अनुशासन कैसा है। एक कहता है आप ज्ञानी तो बहुत हो, लेकिन आप कक्षा को अनुशासित नहीं कर पाते, और कुछ छात्र जिसमें पढ़ पाते हैं और किसका नुकसान हो जाता है, नहीं ग्रहण पर कर पाते हैं। अगर आपका कक्षा में अनुशासन, आप कुछ देना चाहते हो तो आपको अनुशासन की आवश्यकता तो पड़ेगी। कक्षा में शिक्षा अधिगम प्रक्रिया आपकी कैसी चलती है, क्या छात्र आपका सहयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कितना प्रभाव आपका छात्रों पर पड़ता है। अध्यापक की शिक्षण शैली कैसी है, क्या बौद्धिक स्तर के अकॉर्डिंग, छात्रों के बौद्धिक स्तर के अकॉर्डिंग आपने शिक्षण शैली का प्रयोग किया है। अध्यापक का अपने विषय पर कितना अधिकार है। अध्यापक द्वारा पाठ्य वस्तु की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। अध्यापक की कक्षा प्रबंध में दक्षता कैसी है। तो ये शिक्षण अवलोकन के व्यू थे। अब बात आती है हमारी अगला, पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो क्या है। नाम से हम कह सकते हैं, शिक्षण अवलोकन हमने पढ़ लिया। अब हमारी बात आती है पोर्टफोलियो। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि शिक्षा के बालकों के सतत और व्यापक शिक्षा के बालकों के सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक के पास क्या होना चाहिए, बालकों के
आंकड़े होने चाहिए, डाटाज होने चाहिए विभिन्न प्रकार के, उनके व्यक्तित्व से संबंधित, उनके व्यवहार से संबंधित, उनके बौद्धिक स्तर से संबंधित, उनके शारीरिक विकास से संबंधित, उनके मानसिक विकास से संबंधित, उनके कक्षा स्तर से संबंधित सारे आंकड़े सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक के पास आवश्यक रूप से होने चाहिए। इसके पर्याप्त तो साक्ष्य उसके पास होने चाहिए। इसके लिए बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को क्या करना पड़ता है, शिक्षक को संकलित करना पड़ता है। पूरी साल में जब बच्चा आपके पास है तो वह बच्चा किस किस कार्य में कैसा रहा है, कैसी कैसी एक्टिविटी उसने की है, उन एक्टिविटियों में उसने कितने % मार्क्स प्राप्त किए हैं, इन सब का डाटा आपके पास रहना चाहिए। ये आंकड़े आपके पास रहेंगे तभी आप उसका सतत और व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। कार्यों को उसके द्वारा, इसके लिए उसके कार्यों को संकलित किया जाना आवश्यक है। विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य को साक्ष्य के रूप में संधारित करने के लिए विद्यार्थी बार एक क्या बनाई जाती है, विद्यालय में एक संकलित करने की आवश्यकता पड़ेगी। किसको, आंकड़ों को, उसके कार्यों को, और कार्यों में उसने कैसी कैसी प्रगति प्राप्त की है, कैसे कैसे और उसमें कार्य किए हैं, कैसे कैसे उसने नंबर प्राप्त किए, उसके लिए आपको उस कब का रिकॉर्ड रखने के लिए एक फाइल बनानी पड़ेगी विद्यार्थीवार, यानी प्रत्येक छात्र की एक। प्रत्येक छात्र की आपको विद्यार्थीवार छात्रवार एक फाइल बनानी पड़ती है और उस फाइल में इसी को क्या कहते हैं हम, इस फाइल को जो डाटा कलेक्ट करती है उसको कहते हैं हम पोर्टफोलियो फाइल। देखिए मैंने ये बताया कि छात्रों के सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक के पास कब कर सकता है वह बालक का मूल्यांकन, जब उसके पास उसके आंकड़े होंगे। जो भी विद्यालय में पूरी साल जो एक्टिविटी हुई है, जितने भी समय बालक आपके पास रहा है और उतने समय में उसने क्या क्या एक्टिविटी में भाग लिया है और कितने कितने % मार्क्स प्राप्त किए हैं, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही है, ये सारे डाटा आपको संकलित करने पड़ेंगे। उनकी छात्रवार आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, जैसे हम कह सकते हैं एज ए प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको रखनी पड़ेगी। वो फाइल प्रत्येक छात्र की एक होगी और उस फाइल को कहा जाता है पोर्टफोलियो फाइल। पोर्टफोलियो फाइल विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के सुधार हेतु दोहरान कार्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब ये पोर्टफोलियो फाइल में क्या होता है, प्रत्येक पूरी साल में बच्चे जो कार्य करते हैं उसका डाटा कलेक्ट रहता है। उस डाटा के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्यों में विद्यार्थियों के द्वारा क्या किया जाता है, कई बार त्रुटि भी की जाती है, गलतियां भी की जाती हैं छात्रों के द्वारा, और उन गलतियों में शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है, सुधार किया जाना आवश्यक है। और सुधार किसके आधार पर किया जा सकता है, इस पोर्टफोलियो फाइल के आधार पर छात्र की त्रुटियों को पहचान कर उसमें क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। और पूरे साल के अंत में, वर्ष के अंत में बच्चे के साथ किए गए रचनात्मक योगात्मक आकलन के कार्य पत्रकों को शिक्षक द्वारा सकारात्मक गुणात्मक टिप्पणी के साथ दिनांक अंकित करते हुए हस्ताक्षर कर साक्ष्य के रूप में संधारित किया जाना है। इसमें छात्र से संबंधित कई समस्याओं का उल्लेख रहता है। जो फाइल तैयार की जाती है, देखिए कई विद्यालय में जब समस्त कार्य पूरी साल में छात्र के द्वारा किए जाते हैं, उनकी एक फाइल बनाई जाती है, उसमें त्रुटियों को भी लिखा जाता है, उसमें सुधार भी दर्शाए जाते हैं। तो लास्ट में जब छात्र का मूल्यांकन किया जाता है तो उन त्रुटियों में उसको शिक्षक द्वारा सुधार के साथ सकारात्मक और गुणात्मक, सकारात्मक और गुणात्मक, हम कभी भी विद्यार्थी को टीसी देते टाइम एक मिलता है हमें करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। किसी भी विद्यालय में ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता कि आपके करेक्टर को चिन्हित कर दिया जाए कि हाँ आपके द्वारा आपका व्यवहार सही नहीं रहा। विद्यालय कोशिश करता है कि आप में सुधार, अगर आप में कोई गलतियाँ भी की हैं, आपने त्रुटियाँ भी की हैं, आपके चरित्र में कोई ऐसी कमी भी पाई गई है, तो उसमें शिक्षक के द्वारा परिवर्तन लाए गए हैं और शिक्षक द्वारा आपको अंत में दिनांक अंकित करके एक सकारात्मक गुणात्मक टिप्पणी सहित एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। पत्रकों द्वारा
हस्ताक्षर साक्ष्य के रूप में संधारित किया जाना है। इसमें छात्र से संबंधित कई समस्याओं का उल्लेख रहता है। कई समस्याएं रहती हैं। एक ऐसा पत्रक तैयार किया जाता है जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। उसमें कौन कौन सी समस्याओं का अंकित किया जाता है, देखिए। पहला है अधिगम प्रक्रिया के सीखने सिखाने के दौरान क्या कठिन लगता है। उसमें बात आती है अधिगम प्रक्रिया के सीखने दौरान उस पत्रक में बात पर ध्यान दिया जाता है। कई समस्याओं का उल्लेख रहता है। इनमें से एक समस्या है कि अधिगम प्रक्रिया के सीखने सिखाने के दौरान क्या कठिन लगता है। समानांतरों की चर्चा करते हुए विद्यार्थियों के साथ संवाद, के साथ संवाद किया जाता है। उन्हें विद्यार्थियों का अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्रिय होना, विद्यार्थियों का अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्रिय रहना। विद्यार्थी कितना सक्रिय है अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में, कहीं भटक तो नहीं रहा है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, कैसे उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। छात्र को गलतफहमियों उनके समझने का अंतर प्रक्रिया इसमें शामिल है। छात्र के अंदर क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या गलतफहमियां हैं, उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की गलतफहमियों और उनके समझने का अंतर शामिल है। स्वयं और की समीक्षा सहित प्रगति की निगरानी। छात्र में स्वयं की समीक्षा, सहित स्वयं की निगरानी, प्रगति की निगरानी के वास्तव में मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, कितना उसका अपने लक्ष्य पर ध्यान है, ये सारे बिंदु उसमें रहते हैं। किसमें? पोर्टफोलियो में। छात्र की किसी एक या अधिक विषय में कमजोरियों और समस्याओं का उल्लेख। छात्र की एक विषय में एक या अधिक विषय में कमजोरी और सुधार। क्या कमजोरी है उसकी? एक विषय में कमजोरी है, एक से अधिक विषय में कमजोर है, कहाँ कहाँ कमजोर है, उस पर सुधार कैसे किया जा सकता है, उसमें कैसे आगे उसको बढ़ाया जा सकता है, ये इससे संबंधित है। अधिगम प्रक्रिया के पोर्टफोलियो से संबंधित है। विद्यार्थियों का अपने लक्ष्य प्राप्ति में कितना सक्रिय है। दूसरा है स्वयं की समीक्षा वह किस आधार पर करता है। छात्र को एक विषय, कौन सी विषय में ज़्यादा कमज़ोर है, एक में कमज़ोर है या सभी में कमज़ोर है, कमज़ोरी के कारण है, उसमें सुधार का उल्लेख रहता है कि किस प्रकार उसमें सुधार किया जा सकता है। किसी विषय में, सामान्य विषय में उसके पिछड़ेपन के कारणों का, किसी एक विषय में या कोई सामान्य विषय है उसमें पिछड़ेपन के कारणों का उल्लेख।
एक विषय में या सामान्य विषय में कोई जनरल विषय है उसमें पिछड़ेपन का उसका उल्लेख किया जाता है कि वास्तव में इसकी कमजोरी के क्या कारण रहे हैं। उन कारणों का उल्लेख होता है जो बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसको कहाँ पर बाधा आती है? बाधा उत्पन्न करने वाले बिंदुओं का उल्लेख करना और छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों को संतोषप्रद गति से नहीं बढ़ने देते, छात्र के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं वे कारण और उन्हें लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे नहीं बढ़ने देते। इसमें छात्र से संबंधित कई विशेषताओं उपलब्धियों का भी उल्लेख रहता है। ऐसा नहीं कमियों का विशेषताएं और उपलब्धियों का भी उल्लेख रहता है इसमें कि छात्र वास्तव में किस दिशा में टैलेंटेड है। विशेषताओं और उपलब्धियों का भी उल्लेख रहता है इस पद में कि छात्र वास्तव में क्या प्राप्त कर सकता है, किस क्षेत्र में उसने अपनी योग्यता दिखाई है, किस क्षेत्र में उसे सुधार की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में कौन से तत्व उसमें बाधा पहुंचाते हैं, छात्र की व्यक्तिगत कमजोरियों को दूर करने के उपाय, छात्र में क्या क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कोई वह समायोजित हो पाता है नहीं हो पाता है, उसे कैसा वातावरण चाहिए, कैसा व्यक्तित्व है उसका, इस विषय में भी इसमें उल्लेख रहता है। छात्र की विषयगत कमजोरियों को दूर करने की क्षमता का उल्लेख कि वास्तव में इनको कैसे दूर किया जा सकता है। ये पोर्टफोलियो में निर्धारित बिंदु हैं जिन पर छात्र से संबंध, क्योंकि छात्र का सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए एक शिक्षक के पास आंकड़ों की आवश्यकता होती है। तो बाकी इसके विषय में हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।